हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिए, अभी हम लोग कल भी लाइव क्लास के लिए पढ़ाई करें। मेरा बहुत मन था कि आप सभी को लाइव पढ़ाया जाए, हम लोग लाइव के साथ इंटरेक्शन करें। लेकिन कभी नेटवर्क इशू, कभी साफ नहीं दिख रहा, कभी क्या, कभी कुछ, उसके चक्कर में क्लास ही नहीं हो पाती थी। लेकिन फाइनली मैंने आज ये डिसाइड किया है कि आप कुछ भी हो जाए, आपको क्लास मिलेगी ना, चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो या फिर चाहे जैसी भी क्लास हो, आप तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो कर रहे थे वही फिर से शुरू करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूँ उस मैथ्स पर। देखिए क्या हो रहा था, हम लोगों ने कल भी प्रयास किया था कि लाइव क्लास पढ़ाएंगे, कि मेरा बहुत मन था लाइव पढ़ाने का, पता नहीं क्यों क्योंकि अकेले थोड़ा सा इंटरेक्शन करना मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। वीडियो रिकॉर्ड करना, अकेले चिल्लाते रहो, बड़बड़ करते रहो। लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं दो तीन वाईफाई कनेक्शन चेंज किए जा सकते हैं, पता नहीं इस एरिया की प्रॉब्लम है। तो फाइनली ये डिसाइड किया है कि जितना भी कंटेंट होगा, एक प्रैक्टिस सेट शिक्षक भर्ती के लिए रेगुलर में शाम को 9:30 बजे अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोग समय नोट कर लीजिए और रिमाइंडर सेट कर लीजिए, क्योंकि अब जो भी ये समय मिला है ये वो समय है जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अगर हम यूपी में शिक्षक भर्ती की बात करें तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, उस सिलेबस को कवर कर पाना कम समय में बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं समय की वजह से कुछ ना कुछ टॉपिक में डाउट्स रह ही जाते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर समय समय है, जहाँ पर आप अपनी तैयारी को, जो भी कमियां हैं जिस टॉपिक में आपको लगता है, उन टॉपिक्स के आप सेपरेटली हर एक टॉपिक के नोट्स बनाइए। ये नोट्स आप उस समय आपको इम्पोर्टेंस देंगे, उस समय आप इस बात को महसूस करेंगे कि जो हम अभी मेहनत कर लेंगे वो एग्जाम के समय आपको दूसरे लोगों से आगे रखेगी। जब भी आप एग्जाम आ जाए, 2 महीना बचे, 3 महीना बचे, आप सीधा लास्ट ईयर का पेपर उठाना शुरू कर दीजिए। कोई भी बुक लीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं आपको, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं एटलीस्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। टेट के पेपर में भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिन भी बच्चों ने प्रैक्टिस सेट पे फोकस किया था, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, उनका पेपर बहुत अच्छा गया। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, या पर्यावरण हो, या संस्कृत हो, या हिंदी हो, सब कुछ बढ़िया करके, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हुए दिखे। और टेट के पेपर में तो मोस्टली 2017 के ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग, जो भी बातें यहाँ से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, और आप सबके लिए जो भी पॉसिबल होगा। क्योंकि देखिए, टीचिंग का एक ऐसा जुनून कह लीजिए, जुनून तो नहीं कहेंगे, फिलहाल ये कह लीजिए कि हाँ, एक आदमी रहता है ना, खाली समय में क्या करें, तो वही समझ लीजिए कि एक खाली समय है। तो उस खाली समय को आप सभी लोगों के लिए देने का मैंने फिर से डिसाइड किया है। पहले भी हम लोगों ने चैनल बनाया था, काफ़ी पुराना चैनल है, लेकिन हम लोगों ने रेगुलर क्लास कभी की। बस हम लोगों ने पेट के एग्जाम के टाइम पे 1 महीना कंसिस्टेंट पढ़ाई किए थे, उसके बाद से कभी कोई वीडियो आया नहीं डाले। लेकिन अब फाइनली हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, शिक्षक भर्ती के एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस पेपर, है ना। तो देखिए, प्रैक्टिस पेपर में क्या है कि डेली 20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वो 20 क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन के साथ रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी। बस थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन लिखने में समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एडिट करने का भी बहुत ही टफ टास्क है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही नॉन टेक्निकल आदमी है, ज़्यादा चीज़ें सीखना मुझे भी बाकी है। लेकिन आप सबको मैं मैथ्स जरूर सिखा दूंगा अगर आप सब बने रहे तो। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने लाइव क्लास के लिए प्रयास किया था लेकिन नहीं हो पाया था, एक बार फिर से मैं सारे क्वेश्चंस जो भी है मैं रिपीट करता हूँ फटाफट। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 1 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में एक श्रेणी दी गई, सीरीज दी गई, 21 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ, पूछा जा रहा डैश डैश में कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये कौन सी श्रेणी है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले सीरीज के, तो आपको पहचानना है कि कौन सी श्रेणी है। श्रेणी में सिर्फ दो तरह की श्रेणियां हैं आपके सिलेबस में, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी ना। समांतर का मतलब क्या हो गया, समान अंतर वाली श्रेणी, और गुणोत्तर का मतलब क्या हो गया, समान गुणा वाली श्रेणी। तो ये है समान अंतर वाली ना।
जैसे देखिए 21 लिखा है, 18 लिखा है, कितने का गैप है, -3 का, फिर कितना लिखा हुआ, -3 का डिफरेंस। अगली टर्म की बात करेंगे तो -3 करोगे 12 आ जाएगा, फिर अगली टर्म की बात करेंगे तो -3 करेंगे 9। तो ऐसे ही करते हुए कौन सा टर्म 81 आएगा। तो बहुत ही बेसिक है। समान अंतर वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में nवां पद, समांतर श्रेणी में nवां पद की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, nवां पद का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई एक श्रेणी लिखी गई, 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ। पूछा जाए इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा। ठीक है, जो पूछा जा रहा है कि nवां पद, आपने पूछा कि nवां पद क्या है, मतलब यही 100वां पद है ना। लास्ट वाली टर्म क्या है, nth टर्म क्या होगी। तो अगर हम टर्म की बात करेंगे तो ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे हम लिखते रहेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका जाया होगा। तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, nवां पद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर a का मतलब होता है पहला पद और n का मतलब होता है कितने पदों की संख्या, मतलब कितने टर्म आपको फाइंड करने हैं, पदों की संख्या। ठीक है, और d का मतलब क्या होता है, समान अंतर या फिर सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, पहला पद, पहला पद कितना है, 2 है, n माइनस वन, n का मतलब 100वां पद, n की जगह पे 100 माइनस 1 और इंटू में d समान अंतर। अंतर का जब भी हम सार्वंतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर कह सकते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद, है ना। तो पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तो 5 में से 2 घटा लो 3, या फिर 8 में से 5 घटा लेंगे 3, तो हमारा सार्वंतर कितना हो गया 3। तो 2 99 और इंटू में क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो गया ये आपका हो गया 2 और ये हो गया 297। तो आपका 100वां पद क्या हो जाएगा 299। अगर आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे, आपको एग्जाम में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको डायरेक्ट करना है वहां पे। जैसे देखिए इसमें क्या करना है, कौन सा पद 81 माइनस 81 है, तो मान लेते हैं कि nवां पद माइनस 81 ना, nवां पद तो tn हो गया nवां पद, पहला पद क्या है a का मतलब 21, n n ही तो हमें पता करना है कौन सा पद माइनस 81 है, तो n हमें पता करना है d का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 18 माइनस 21 क्या होगा, माइनस का 3, है ना। तो यहाँ पे इंटू में माइनस का 3। अब देखिए माइनस का 81, 21 माइनस 3n और ये प्लस 3, 21 और 3 क्या हो गया 24, इधर आएगा तो माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 105 माइनस का 3n, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 105/3। तो इसका मतलब 35वां पद क्या है इस श्रेणी का, -81 है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से बैक करिए, जाइए पूरे वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते नहीं, फिर भी अगर प्रैक्टिस सेट्स में दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम के पैटर्न पे भी कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं नए क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि वो नया क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या दिया है, जिसकी लंबाई 40 और विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। लंबाई दी गई है 40 और विकर्ण कितना दिया गया है, विकर्ण दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, बेसिक टेक्नोलॉजी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति में बाहरी भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, अभी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा गया था परिमाप। ठीक, और उस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। क्यों गलत किया, सवाल क्या था, सवाल ये था एक वर्ग और एक त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, उनकी एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, और सवाल में क्या दिया था, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है और वर्ग की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक,
अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन करना ही था, एक वर्ग दिया गया है, वर्ग की एक भुजा और त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये हमारा फिगर ऐसे भी बन सकता था, ये भी त्रिभुज है। या फिर उभयनिष्ठ बनाना है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, किसी भी तरीके से आप बना सकते थे। उसमें दिया था कि ये वाली भुजा, त्रिभुज की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा 4 सेंटीमीटर, अगर वर्ग की बात करेंगे तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और त्रिभुज की भुजा के लिए भी दिया गया था कि त्रिभुज की भुजा वर्ग की भुजा की 1/3 है, तो ये 4/3, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो गई 4/3। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। पूछा गया था परिमाप क्या होगा, किसी भी आकृति का परिमाप बाहरी भुजाओं का योग, तो बाहरी भुजाओं का योग करेंगे, ये भुजाओं का आप योग कर दीजिए, पांचों भुजाओं का, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप आप सबको पता है कि फॉर्मूला है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ना, लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता। अगर हम आयत की बात करेंगे तो आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता, प्रत्येक कोण का मतलब ये भी कोण 90 अंश, ये भी कोण 90, ये भी 90 और ये भी 90 ना, तो ये हमारा लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती, इसे हम क्या कह देते हैं, विकर्ण कह देते हैं, डायगोनल कह देते हैं। ठीक, अगर ये त्रिभुज है और त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना। अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो एक प्रमेय लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, विकर्ण का वर्ग बराबर, पाइथागोरस प्रमेय कहती है विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका मतलब विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण कितना दिया गया 41, तो 41 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एल का मतलब दिया गया 40 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए जब भी आपको इस तरह के टर्म्स मिलते हैं जहां पे स्क्वायर करना हो और दो टर्म स्क्वायर में हो, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और इधर लग जाएगा बराबर। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी आ जाएगा और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप ए प्लस बी करोगे तो 81 आ जाएगा, ए माइनस बी करोगे 1, तो ये वैल्यू बी स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। फाइनली हमें स्क्वायर करने से बच गए, लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी आप एग्जाम देना ही है, आपको करना ही है, तो 50 तक के स्क्वायर एटलीस्ट आपको रटे होने चाहिए। 41 का स्क्वायर 1681 और 40 का स्क्वायर 1600, इस सब में समय नहीं लगना चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा बी प्रिपेयर रहना। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 9। हमसे क्या पूछा जा रहा, आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ना, तो 2 लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई हम लोगों ने निकाली 9, 40 और 9 मिलके कितना हो गया 49, 2 से गुणा करेंगे तो 98 सेंटीमीटर। और जब भी हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप की यूनिट सेंटीमीटर, है ना, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है प्रैक्टिस सेट में, उसमें क्या दिया हुआ है कि एक सवाल आया था अभी टेट के एग्जाम में ही, कि पंचभुज में भुजाओं अंतः कोणों का योग, पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, पंचभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, पंचभुज के अंतः कोणों का योग, अगर हम योग की बात करेंगे तो पंचभुज के अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 और इंटू में 180, है ना। अब ये n क्या होता है, n का मतलब भुजाओं की संख्या, जैसे पंचभुज कह रहे हैं तो n का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, अष्टभुज कह रहे हैं तो n का मतलब 8 हो जाएगा, चतुर्भुज कह रहे हैं तो n का मतलब 4 हो जाएगा, त्रिभुज कहेंगे तो n का मतलब 3 हो जाएगा, यही हमारा n का मान होता है। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग, या फिर कोई भी, अगर हम इस पंचभुज की जगह सही शब्द लिख लें तो बहुभुज, किसी भी मतलब कितनी भी भुजाएं हो उसमें, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180। ठीक है, अगर पंचभुज आ गया तो पंचभुज आ गया तो n का मतलब हम लोग क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पे 5 रख दोगे, 5 माइनस 2 गुणे में क्या हो गया 180, तो क्या हो गया 3 गुणे 180, तो 18 3 54, तो 540 डिग्री।
ये क्या है, अंतःकोणों का योग, मतलब सारे अंतःकोणों को मिलाएंगे तो 540। लेकिन अगर पूछ लिया जाए बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, क्योंकि अगला सवाल इसी पे रिलेटेड है, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, n-2 इंटू में 180 अपॉन में क्या हो जाएगा n। ये क्या है, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ना। जैसे पूछा जाए यहाँ पे बहुभुज की जगह हम लिख दें कि पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, तो पंचभुज का योग कितना आया 540 बटे क्या हो जाएगा 5, इसको हम भाग कर लेंगे, 5 × 5 5/40 तो 108 डिग्री। ठीक है। बहुभुज में एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अगर कोई बहुभुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, बहुभुज में विकर्णों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट पॉइंट करके लिखेंगे। बहुभुज में विकर्णों की संख्या n(n-3/2)। ठीक है भाई, कोई भी बहुभुज दिया गया है उसमें अगर आपको पता करना है कि विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है n(n-3/2)। ठीक है, कोई भी बहुभुज आ जाए, त्रिभुज आ जाए, चतुर्भुज आ जाए, पंचभुज आ जाए, खटभुज आ जाए, अष्टभुज आ जाए, तो आपको ये बेसिक फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप। 15 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप। 15 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। ठीक है। अब देखिए, अगर हम 15 भुजाओं वाले की बात करेंगे तो सबसे पहले योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। ये तो योग का फार्मूला है कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रत्येक अंतःकोण का मान, इसका मतलब n से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है बाबू, तो 15-2 और इंटू में क्या हो जाएगा 180 बटे में क्या हो गया 15, तो ये 15 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 15-12 ही, और 15 में से 2 गया 13 गुणे 12, तो 13 दाम में 130, 13 दूना 26, 130 और 26 156 डिग्री। इसका मतलब अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, 156 डिग्री। ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, धीरे 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 ही सही, लगे रहिए लक्ष्य के लिए, आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएंगे ना, भरोसा रखिए बस। सारा इम्तिहान आपका धैर्य का है भाई, सब कुछ आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है। अगला सवाल है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को 352 मीटर चलने के लिए कितनी बार घुमाना चाहिए। 352 मीटर चलने के लिए, ठीक है भाई, 352 मीटर चलने के लिए कितना कितनी बार, कितना नहीं, कितनी बार घुमाना होगा, कितनी बार घुमाना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे और प्रयास करेंगे कि सवाल का आंसर क्या आएगा। ठीक है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को, अब देखिए पहिया आपका हमेशा कैसा होगा। अच्छा, कभी आपने महसूस किया है कि किसी भी गाड़ी का पहिया जो है वो त्रिभुजाकार हो जाए या वर्गाकार हो जाए। ठीक,
अगर सोचो त्रिभुजाकार इस आकृति में पहिया हो जाएगा तो गाड़ी चलेगी तो कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना भाई। इसका मतलब क्या है, अगर पहिए की बात करेंगे तो पहिया हमेशा कैसा होगा, वृत्ताकार होगा ना। पहिया हमेशा कैसा होगा, वृत्ताकार ही होगा, वृत्त के आकार का ही होगा। अब बात आ गई वृत्त की। अगर हम वृत्त की बात करेंगे तो बेसिक बात आपको क्या जाननी है, सबसे पहले तो क्या पहचानना है, त्रिज्या क्या होती है। अगर मान लेते ये O केंद्र बिंदु है और AB दोनों सिरों को केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्या ना। तो ये हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी। ये तो हमारा व्यास, पूरी AB की बात करेंगे तो व्यास, ये त्रिज्या इधर OB त्रिज्या और OA त्रिज्या, ठीक है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को घुमाने के लिए कितनी बार घुमाना होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप एक बार घुमाओगे, मान लेते हैं ये एक बार घुमाया गया तो कितनी दूरी कवर करेगा ना। तो या फिर कह लो एक चक्कर, अगर हम बात करें कितनी बार का तो एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब क्या होगा भाई, 2πr। किसी भी वृत्ताकार मार्ग या वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, 2πr। लेकिन पूछा जा रहा 352 मीटर, तो मान लेते हैं कि ये n चक्कर में कितना चले हैं, 352 मीटर, 352 मीटर। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये 28 सेंटीमीटर में दिया गया है और ये 352 मीटर में दिया गया है, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम मीटर को बना लेते हैं सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये हो गया, ठीक। n हमें पता करना है, कितनी बार घुमाना होगा, 2, पाई का मान 22/7, r का मान 28, बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 7 चौक 28, है ना। अब इसको काटो, कितना हो जाएगा, देखो 22 चौक 88 और 88 दुना कितना हो गया, 176 और 176 दुना 352, ठीक। तो n बराबर कितना हो जाए। अब देखिए कैलकुलेशन पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। तो n का मतलब क्या हो गया, कितनी बार घुमाना पड़ेगा, 200 बार घुमाना पड़ेगा। एक बार फिर से समझेंगे, एक चक्कर का मतलब क्या है, एक चक्कर बराबर 2πr। एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr, लेकिन हमें नहीं पता है कि कितने चक्कर चले गए। सुनो मेरी बात को, अगर एक चक्कर चल रहे हो 2πr, अगर एक चक्कर में 2πr तो दो चक्कर में 2 से गुणा करेंगे। अगर 3 चक्कर होंगे तो 3 बार गुणा करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये n चक्कर में 352 मीटर चले हैं, क्योंकि हमें यही पता करना है कि कितने चक्कर में कितनी बार इस पहिए को घुमाना पड़ेगा, तो 352 मीटर चलेगी। लेकिन ये 352 मीटर दिया गया, इधर ये सेंटीमीटर दिया गया, तो दोनों यूनिट हम सेम करेंगे। चाहे आप सेंटीमीटर को मीटर में बना लीजिए या फिर मीटर को किस में बना लीजिए, सेंटीमीटर। तो हमें क्या आसान लगा कि हमने मीटर को किस में बना लिया, सेंटीमीटर में, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं या फिर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वो जरूर अपने मित्रों में शेयर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब आपके लिए है, मैंने प्लान किया है कि कम से कम एटलीस्ट मिसलेनियस करते रहेंगे तो सारे टॉपिक आपके कवर होते रहेंगे। बाकी मैं ये भी प्रयास करूंगा कि कंटेंट भी आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि लाइव क्लास हो नहीं पाएगी, उसके चक्कर में क्लास नहीं, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँ, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा, देखते हैं, अगर नेट सही होता है या फिर हम लोगों का बेस्ट नेटवर्क मिल जाता है तो फिर हम लोग एक बार फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन क्लास तब तक आपकी रेगुलर मिलेगी रात में 9:30 बजे, ठीक है। अगला सवाल है, क्या कह रहे हैं, 19 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है। पहले ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा सवाल हम लोग कर लेते हैं। क्या लिखा है, 3 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है। 3 वर्ष के लिए 5% की दर से
5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है। CI कितना है? 1261 रुपए। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है? तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो भाई, अगर ये सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक फॉर्मूला होता है। सारी चीजें मैं शॉर्टकट भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। और फॉर्मूला A बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर n या फिर T। A का मतलब क्या है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है? मिश्र धन। ठीक, और मिश्र धन का मतलब क्या है? किसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। और P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा अगर हम शॉर्टकट की बात करें कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक